नमस्कार, शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबरों से। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी ने एक बार फिर जाट सीएम बनाने की मांग उठाई है। डूडी ने कहा कि जाट महाकुंभ में भी मैंने ये मांग उठाई थी और आज भी उस मांग पर कायम हूँ। ये मांग मेरी व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की मांग है। जाट समाज राजस्थान का सबसे बड़ा समाज है। कई वर्षों से मांग आती आई है कि जाट समाज का भी एक मुख्यमंत्री होना चाहिए। जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान डूडी ने कहा कि लंबे समय से जाट समाज ये मांग कर रहा है, ये उसका अधिकार है, हक है, उसे अपना अधिकार मिलना ही चाहिए और वह इसे लेकर रहेगा। पार्टी के अंदर भी हमने इस मांग को रखा है। बड़े नेताओं के साथ जब भी बैठते हैं, विद्याधर स्टेडियम में जब महाकुंभ हुआ था, जब भी मैंने इस जाट सीएम की मांग को उठाया था। डूडी ने एक बार फिर चुनाव से पहले जाट सीएम की मांग को देकर हवा देने का प्रयास किया है। हाल ही में हुए किसान सम्मेलन को लेकर भी नए सियासी समीकरण बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि डूडी ने इसमें पायलट को नहीं बुलाकर एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया। अब जाट सीएम की मांग करके वह सचिन पायलट का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। डूडी ने पिछले ही बीकानेर के नोखा के पास किसान सम्मेलन करवाकर शक्ति प्रदर्शन किया था। बताया जा रहा है कि सीएम गहलोत के खास बन चुके डूडी अब लगातार पायलट का पत्ता कट करने में लगे हुए हैं। वे गहलोत के नज़दीक जा चुके हैं और गहलोत ने ही शायद उन्हें ये सलाह दी है कि ये जादूगरी की ट्रिक दी है कि सचिन पायलट को अगर साफ करना है, रास्ते से हटाना है, तो हमें एक जाट सीएम की मांग है उसको प्रमुख तौर से हावी कर देना है ताकि लोग उसके चक्कर में पायलट साहब के अनशन को भूल जाएं। फिलहाल डूडी का ये कारनामा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिर आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। राजस्थान की सियासी पिच इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है। सियासी खिलाड़ी भी नेट प्रैक्टिस में जुट गए हैं। कोई लॉन्ग शॉट की तैयारी में है तो कोई हिट विकेट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसी बीच नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी इस सियासी मुकाबले में अपनी नई टीम उतारने की रणनीति बनाई थी। इस दौरान उन्होंने मास्टर ब्लास्टर सचिन पायलट को भी न्योता दिया था, लेकिन पायलट ने इस न्योते को कोई भाव नहीं दिया। इसके बाद बेनीवाल के मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल राजस्थान के इस महालीग मुकाबले में कांग्रेस और भाजपा से मुकाबले के लिए कुछ पार्टियां मिलकर तीसरा मोर्चा बनाने की सोच रही है। ऐसा ही एक मोर्चा हनुमान बेनीवाल ने भी तैयार किया था। उन्होंने कहा केजरीवाल, करोड़ीलाल और सचिन पायलट को साथ लेकर हम तीसरा मोर्चा बनाएंगे, लेकिन सचिन पायलट ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें मायूसी याद लगी। इसके बाद तो बेनीवाल ने झल्ला कर ये तक कह दिया कि पायलट का कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। हमने उन्हें एक मौका दिया था और उन्होंने वो गवा दिया है। कांग्रेस में उनका कुछ नहीं होना है। वे ना कांग्रेस से बाहर निकलते हैं, ना किसी नए गठबंधन में जाते हैं, बस समय का इंतजार कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बताया जा रहा है कि पायलट ने जब अनशन किया था तो लग रहा था कि वे जरूर कोई नई पार्टी बनाएंगे या बेनीवाल के साथ मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल पायलट का कांग्रेस छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे में बेनीवाल के इस क्रिकेट लीग में टीम बन नहीं पा रही है और वो कमजोर टीम के साथ ही उतरेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन कल है 3 मई को। उनके जन्मदिन को लेकर राजधानी जयपुर और जोधपुर में कई जगह होर्डिंग लगाए गए हैं। इसी बीच कुछ चोर रात के वक्त होर्डिंग चुरा कर ले गए। इसी मामले में विश्वकर्मा थाने में पुलिस में केस दर्ज कराया गया है। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। इस मामले में कुछ लोगों को तुरंत पकड़ भी लिया गया है। वही होर्डिंग चोरी और पुलिस की सक्रियता को लेकर अब राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष ने इस पुलिस को लेकर एक तंज कसा है। विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरा है और कहा है कि काश पुलिस आम जनता से जुड़े मामलों पर भी ऐसी सतर्कता दिखाती। नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने तंज करते हुए ट्वीट किया, ऐसी फुर्ती खास लोग के साथ आम के लिए भी होती तो राजस्थान में बच्चा चोरी, बकरा चोरी और गधा चोरी के बाद अब होर्डिंग चोरी में मुस्तैदी दिखाई जा रही है। वाह क्या बात है। गहलोत साहब के जन्मदिन का होर्डिंग 24 घंटे के भीतर ही बरामद कर लिया गया। पुलिस की अनूठी सक्रियता काबिल तारीफ है। राठौड़ ने लिखा है कि राजस्थान पुलिस के मासिक अपराध प्रतिवेदन दिसंबर 2022 के अनुसार चोरी के 40,364 प्रकरण दर्ज हुए, जबकि 31,773 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई। मात्र 7,401 प्रकरणों में चालान हुआ। उम्मीद है कि पुलिस की ऐसी भागदौड़ आम जन के चोरी हुए सामानों की बरामदगी में भी नजर आएगी। इस पूरे मामले में कई बातें सामने आ रही। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की शुभकामनाओं वाला होर्डिंग महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान की ओर से लगाया गया था।
मुख्यमंत्री के 73वें जन्मदिन के अवसर पर इस विशाल रक्तदान के शिविर जानकारी उस होर्डिंग में थी। पोस्टर में महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान के पदाधिकारियों के फोटो भी लगे हुए थे। फिलहाल इस पर राजनीति हो रही है। प्रदेश भर में आयोजित हो रहे महंगाई राहत शिविर लाभार्थियों के लिए इन दिनों काफी मुफीद साबित हो रहे हैं। इनमें लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। सोमवार शाम तक कैंप में 1,50,47,000 से अधिक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और अब तक 32.65 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इन कैंपों में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में 23.28 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 27.94 लाख, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 27.94 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि योजना में 1.81 लाख, मुख्यमंत्री निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में 21.73 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी तरह इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में 12.25 लाख, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में 12.61 लाख, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 11.48 लाख, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार मनरेगा में 9 लाख तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 2.36 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी उमेश मिश्रा सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर अलवर पहुंचे। यहां पर पुलिस के आला अधिकारियों ने डीजीपी साहब का स्वागत किया। इसके बाद पुलिस अन्वेषण में समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में मुख्य रूप से कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और साइबर फ्रॉड मामलों पर चर्चा की गई। राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि अधिकारियों की बैठक में अलवर जिले में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर चर्चा की गई। चूँकि अलवर जिला एनसीआर से लगता हुआ है और इसीलिए वहाँ अपराध ज़्यादा है। इस विस्तृत चर्चा में अलवर राज्य 2 राज्यों की सीमा से लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कोऑर्डिनेट मीटिंग और चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और इस बात पर ध्यान दिया गया है कि एनसीआर हरियाणा के पुलिस अधिकारियों से अलवर के अधिकारी लगातार संपर्क करते रहें। डीजीपी ने राजस्थान में हाल ही में अपराधियों के खिलाफ हुए एक्शन काउंटर पर कहा है कि यह कोऑर्डिनेशन एक्शन है। इसके परिणाम सबके सामने हैं। एक साथ 9,000 अपराधियों को गिरफ्तार करने से अपराधी डर गए और पकड़े भी गए। उन्होंने कहा कि इस एक्शन के बाद महिलाओं से जुड़े अपराधों में कमी आई है, साथ ही साइबर फ्रॉड के मामलों में भी कमी आएगी। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा का आज जन्मदिन है, जिस पर अलवर के अधिकारियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का चुनावी शंख फूंकने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी 12 मई को आबू रोड पर एक बड़ी जनसभा के साथ आगाज करने जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी का चुनावी मोड़ शुरू हो जाएगा। राजस्थान के तीनों केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल और कैलाश चौधरी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही प्रदेश के कई आला अधिकारी और भाजपा नेता मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने पहले 30 सितंबर को आबू रोड पधारे थे। कार्यक्रम में देरी से पहुंचने पर मोदी ने सभी से क्षमा मांगी थी और फिर सेवा में हाजिर होने का वादा किया था। रात 10 बजे होने के कारण उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा कहती है कि कानूनों का पालन करना चाहिए, इसलिए मैंने लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने बिना माइक के ही रैली को संबोधित करते हुए जनता के प्यार को ब्याज समेत चुकता करने की बात कही। इसके बाद उन्होंने भारत माँ के नारे लगवाते हुए घुटनों पर बल बैठकर 3 बार मंच से ही जनता जनार्दन को नमन किया था। बताया जा रहा है कि 12 मई को पीएम मोदी के आबू रोड जनसभा के बाद से ही राजस्थान में बीजेपी की धुआंधार रैलियां निकाली जाएगी और प्रदेश की गहलोत सरकार को हटाने का कार्यक्रम तय किया जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जेजेपी के नेता दुष्यंत सिंह चौटाला अपने एक दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री चौटाला ने राजस्थान में चुनावी सरगर्मियों के बीच एक नए चुनावी समर का शंखनाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती उनके लिए नई नहीं है, उनका परिवार सदियों से यहाँ चुनाव लड़ता आया है। दुष्यंत सिंह ने नागौर में कहा कि अगर हरियाणा की तरह सब ठीक रहा तो जेजेपी राजस्थान में भाजपा के साथ गठबंधन करते हुए 28 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वार्ता का दौर चलेगा। भाजपा और जेजेपी का ये राजनीतिक समीकरण पहले से बना हुआ है और इसमें और अच्छे से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती पर विधानसभा चुनाव में कई उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। उप मुख्यमंत्री चौटाला ने पहलवानों के धरने के मामले पर कहा
कि उनकी जो मांग थी वह मानी जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग मामलों में कई केस दर्ज किए। इसके अलावा चौटाला ने खरनाल स्थित श्री वीर तेजाजी मंदिर के दर्शन भी किए और स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत की। बांसवाड़ा में स्कूल और आंगनबाड़ी में निःशुल्क वितरित किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन को अन्य जगह बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने सैनिटरी पैड्स को जब्त कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना के तहत राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सूरत की एक कंपनी सुशील हांको द्वारा बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सैनिटरी नैपकिन बनाने और वितरण का ठेका दिया गया था। उन्होंने स्थानीय स्तर पर वितरण हेतु सब डीलर भी नियुक्त किए गए थे, जिसके कोई लीगल दस्तावेज तैयार नहीं किए गए। सब डीलर नैपकिन्स को वितरित न करके कार्टूनों को खोलकर सैनिटरी नैपकिन को दूसरे पैकेट में पैक करके बाजार में बड़ी कीमतों पर बेच रहे थे। फर्जी तरीके से नैपकिन्स को बेचने की सूचना मिलते ही अर्थूना पुलिस ने आरोपी प्रदीप लबाना के घर छापेमारी की, जहां उन्हें 246 कार्टून सैनिटरी नैपकिन के पाए गए। एक कार्टून में 144 पैकेट थे। पैकेट को खोलकर देखा गया तो अंदर वही निःशुल्क वाले पैड्स मिले, जबकि ऊपर किसी और कंपनी का नाम था। सज्जनगढ़ पुलिस ने अभय सिंह लबाना के घर में छापेमारी के दौरान 135 कार्टून बरामद किए। इस दौरान यहाँ 1,16,000 सैनिटरी नैपकिन आरोपी बाजार में बेचने की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल इन पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पिछले 5 साल से 3rd ग्रेड टीचर्स के तबादले नहीं होने से वे राज्य में परेशान हो रहे हैं और शिक्षक संघ में गहरी नाराजगी है। इसको लेकर राजस्थान शिक्षक संघ और पंचायती राज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शेर सिंह ने बताया कि यदि जल्द ही ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं तो शिक्षक सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ सकते हैं। सरकार ने जल्द ही कोई ट्रांसफर नीति नहीं अपनाई तो ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर पर बड़े बड़े आंदोलन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्रमुख मांग वर्षों से टीएसपी क्षेत्र में काम कर रहे नॉन टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों और डार्क जोन में काम कर रहे शिक्षकों के तबादले किए। हाल ही में सूत्रों से जानकारी भी मिली कि गहलोत सरकार भी जल्द ही अगले महीने में तबादलों पर लगी रोक हटाकर शिक्षकों को खुश कर सकती है। फिलहाल गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने साफ कर दिया है कि तबादला नीति बनाई जा रही है और जल्द ही अगले महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अपने गृह जिले में नियुक्ति की खुशखबरी मिल सकती है। राजस्थान सरकार की मुख्य सचिव यानी ब्यूरोक्रेसी की चीफ मुख्य सचिव उषा शर्मा 30 जून को रिटायर होने वाली है। अब उनका कार्यकाल महज 2 महीनों का ही बचा है। चीफ सेक्रेटरी उषा शर्मा के कामकाज से मुख्यमंत्री गहलोत बेहद खुश है। ऐसा माना जा रहा है कि वे उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन और दे सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कोई दूसरा सीनियर आईएएस अफसर मुख्य सचिव की कुर्सी पर बैठेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ब्यूरोक्रेसी का नया चीफ कौन होगा। ये सवाल ब्यूरोक्रेसी के अफसरों में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि अगर गहलोत उनकी जगह किसी और सीनियर अफसर को बिठाते तो वो अफसर कौन सा होगा। राजस्थान में सबसे सीनियर अफसर फिलहाल उषा शर्मा ही है, जो 31 जनवरी 2022 से मुख्य सचिव है। 30 जून को रिटायर होने वाली उनके बाद सबसे सीनियर अधिकारी जो है वो है 1987 बैच की आईएएस वीनू गुप्ता। वीनू गुप्ता पिछले 1 साल से उद्योग और वाणिज्य कर में एसीएस है। वीनू गुप्ता गहलोत के सबसे विश्वस्त अफसरों में से एक मानी जाती है। वे पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की पत्नी है। सेवानिवृत्त आईएएस डीबी गुप्ता इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सलाहकार है। ऐसे में सूत्रों द्वारा माना जा रहा है कि अगली मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ही हो सकती है। फिलहाल तो ये केवल एक आशंका है। आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि राजस्थान के ब्यूरोक्रेसी का चीफ किसे बनाया जाता है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस और सरकार की राह बीते 4 साल में आसान नहीं रही है। आपस में कई लड़ाई झगड़ों के मामले सामने आए हैं। पायलट और सचिन गहलोत की तनातनी के हालात ऐसे बने हैं कि आपसी कलह देश भर में सुर्खियां बनकर उभर रहा है। एक बार तो सरकार गिरने की नौबत आ गई थी। सरकार बचाने के लिए विधायकों को 34 दिन तक बाड़ेबंदी की गई। इतने बवाल होने के बावजूद भी कांग्रेस आला कमान पार्टी विरोधी गतिविधियों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। बार बार कार्रवाई की बातें तो होती लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट कई बार कांग्रेस आला कमान पर सवाल उठा चुके हैं। उनका कहना है कि 25 सितंबर को आला कमान के निर्देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। 7 महीने बीतने के बाद भी अनुशासनहीनता के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना एक नया सवाल उठाती है। राज्य मंत्री राजेश गुड़ा भी कई बार आला कमान पर सवाल उठा चुके हैं कि पार्टी विरोधी गतिविधि करने वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है।
कई विधायक पार्टी के विरुद्ध बयान दे देते हैं और बचकर निकल जाते हैं। विधायक रामनारायण मीणा, वेद प्रकाश सोलंकी, राज गुजर, भरत सिंह, दिव्या मदेरणा, खिलाड़ी लाल बैरवा सहित कई विधायक पार्टी आलाकमान की चुप्पी पर सवाल उठा चुके हैं। इतनी किरकिरी होने के बाद भी कांग्रेस नेतृत्व में राजस्थान के मामले में चुप्पी साध रखी है तो ये कोई बड़ा संकेत है। राजस्थान में इन दिनों पारा ठंडा हो चुका है। मौसम में ठंडक घुल गई है। बेमौसम बारिश और ओलों से प्रदेश की फिजा ठंडी हो गई है, लेकिन राजनीति पारा गरमाया हुआ है। सोमवार को इसकी बानगी जब हुई, जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बारिश के बाद हुई बदहाली का एक वीडियो शेयर करते हुए सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने 1 मई को अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। बाड़मेर के समदड़ी सरकारी अस्पताल का ये वीडियो है, जिसमें असमय हुई बारिश से अस्पताल में पानी भर गया है। उन्होंने लिखा है कि असमय वर्षा के बाद ये बाड़मेर के समदड़ी सरकारी अस्पताल का सर्जिकल वार्ड का विहंगम दृश्य है। सोचिए बारिश के मौसम में क्या होगा। उन्होंने आगे लिखा कि कांग्रेस राज में राजस्थान की हर एक व्यवस्था डूब चुकी है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से सीएम गहलोत ने संजीवनी घोटाले में मंत्री शेखावत का नाम आने पर उन पर हमले बोले थे। इसी बीच सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय मंत्री ने वापस पलटवार किया है। बता दें कि हाल ही में राजस्थान एसओजी को हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है कि वह मंत्री शेखावत को संजीवनी मामले में आरोपी घोषित करे। मंत्री शेखावत ने सोमवार को अपने ट्वीट के जरिए भूमाफियाओं के मुद्दे और बारिश के मौसम में बिगड़ी व्यवस्थाओं के सवाल उठाते हुए सीएम को घेरने की कोशिश की थी, जबकि हाल ही में सीएम गहलोत ने ये ट्वीट किया था कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता शेखावत जी, आप बोरिया बिस्तर समेटने और जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। फिलहाल दोनों नेताओं में ये जुबानी जंग जारी है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने 4 ट्रेनों में 6 स्लीपर कोच बढ़ा दिए हैं। इसमें कई प्रमुख ट्रेनें शामिल है। तो अगर आप भी अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से रेलवे टिकट बुक कर लीजिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया है कि अतिरिक्त यात्रियों के भार को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी रेल सेवाओं में 6 शयनयान डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। गाड़ी संख्या 19333 यानी इंदौर बीकानेर इंदौर रेल सेवा में 6 मई से लेकर 27 मई तक और बीकानेर से 7 मई से लेकर 28 मई तक एक स्लीपर डिब्बा बढ़ाया गया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 19223 अहमदाबाद जम्मू तवी में एक स्लीपर बढ़ाया गया है, जबकि जम्मू तवी जोधपुर गाड़ी संख्या 19626 में भी एक डिब्बा बढ़ाया गया है। इसी तरह गाड़ी संख्या 19411 साबरमती एक्सप्रेस में भी एक डिब्बा बढ़ा दिया गया है। रेलवे विभाग ने डिब्बे इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में लोग इधर से उधर यात्रा करते हैं, ऐसे में उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इसी के लिए ये डिब्बे बढ़ाए गए हैं। राजनीतिक दबाव में जयपुर के बजाय अजमेर से दिल्ली कैंट के लिए शुरू की गई राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। पीएम मोदी द्वारा इस ट्रेन का उद्घाटन किए जाने के 2 सप्ताह बाद की बात करें तो दिल्ली कैंट जाते हुए ट्रेन केवल 48% सीटें ही फुल रहती है, बाकी पूरी ट्रेन खाली रहती है। आते समय ये आंकड़ा 68% हो जाता है। सोमवार को छोड़ दे तो सप्ताह में 5 दिन ये ट्रेन नहीं चलती, यानी बुधवार को ट्रेन नहीं चलती है। सप्ताह में 5 दिन अजमेर से जयपुर के बीच चलने वाली ये ट्रेन अधिकतम खाली ही रहती है। दिल्ली जाते समय 9438 यात्रियों ने अजमेर जयपुर अलवर से अलग अलग स्टेशनों का सफर किया। वहीं अजमेर आते समय 8408 यात्रियों ने दिल्ली कैंट गुड़गांव अलवर और जयपुर में स्टेशनों का सफर किया। अजमेर से केवल 2060 और अलवर से 472 यात्रियों ने इस ट्रेन में सफर किया। इतना नहीं है, फिलहाल ये ट्रेन रोज सफर करने वाले नौकरी पेशा और कामकाजी व्यक्तियों और व्यापारियों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। इसके कई कारण हैं। एक तो ये ट्रेन का किराया ज़्यादा है, दूसरा ये सिर्फ दिल्ली कैंट तक ही जाती है, जबकि दिल्ली सराय रोहिल्ला मुख्य स्टेशन है। इतना ही नहीं, अगर ये ट्रेन डेली चले तो ही ये सफल हो सकती है, यानी एक तो इसका किराया कम किया जाए और एक इसे रोज चलाया जाए, तभी ये बाकी ट्रेनों की तरह सफल साबित हो सकती है। फेमिना मिस इंडिया बनने के बाद नंदिनी गुप्ता सोमवार को पहली बार राजस्थान आई। यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया गया। जयपुर के होटल मेरियट में अपनी जर्नी के बारे में शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान से महाराष्ट्र और फिर मणिपुर मेरा सफ़र बहुत ही शानदार रहा। ये तीनों राज्य मेरे लिए खास है। कोटा मेरा जन्म हुआ, मुंबई मेरी कर्मस्थली है और मणिपुर का इम्फाल मेरी स्वप्न नगरी है, जहाँ मेरा सपना पूरा हुआ। मणिपुर में ही मुझे मिस इंडिया का ताज मिला है, मेरे लिए जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है।
मैं जब 10 साल की थी तब घर वालों के साथ देवदास मूवी देख रही थी। ऐश्वर्या राय के बारे में मम्मी से पूछा ये कौन है, तब मम्मी ने बताया कि ये मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय है। पहले मिस इंडिया बनी थी, फिर मिस वर्ल्ड बनी और अब बॉलीवुड की फेमस हीरोइन है। तब मैंने मम्मी से पूछा क्या मैं भी बन सकती हूँ। मम्मी ने कहा जरूर कर सकती हो, अपने शहर और देश का नाम रोशन कर सकती हो। तब से मेरा यही सपना हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई इस जुनून को अपने अंदर पालती रही, इसकी तैयारी करती रही और साथ में माँ भी मेरे लिए सपना देखने लगी। उन्होंने मेरे सपने को अपना सपना बना लिया। यही वजह है कि आज एक छोटे शहर की लड़की, किसान की बेटी, इंडिया का सबसे बड़ा ब्यूटी ताज पहनकर बैठी है। उन्होंने कहा कि मैं कोटा के एक गरीब किसान की बेटी हूँ और अब पूरे देश के किसानों की बेटी हूँ। ऐसे में अगर किसानों को किसी भी मंच पर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी, उनकी आवाज़ बनकर रहूँगी। उन्होंने कहा कि मैं किसानों की आवाज़ बनूंगी और गरीबों के हित में काम करूंगी। बहरोड विधायक बलजीत सिंह यादव के कोटे से सरकारी स्कूलों की स्पोर्ट्स सामान खरीद में भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। खरीद वाली फर्मों और सामानों की गुणवत्ता पर कई सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। करीब 3 करोड़ की ये अलग अलग फर्मों से खरीदारी की गई है, जिनमें स्पोर्ट्स के कई सामान खरीदे गए। इन फर्मों से कुछ फर्मों ने जीएसटी जमा नहीं कराया और कुछ फर्जी फर्में हैं जो कि विधायक के नज़दीकी लोगों की है। इनमें से 2 फर्में तो सरकार की ओर से वित्तीय मंजूरी जारी किए बिना ही रजिस्टर कराई गई है। फर्मों का ऐसे काम से कोई लेना देना नहीं है। जब मीडिया ने जाकर ग्राउंड पर देखा तो फर्म का जहां ऑफिस बताया वहां निवास पाया गया और खेल के नाम का बोर्ड तक नहीं मिला। विधायक बलजीत यादव द्वारा एक बार 19 स्कूलों को 9-9 लाख रुपए का फंड दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इसकी वित्तीय स्वीकृति 16 फरवरी 2022 को जारी की गई थी। इसके बाद शर्मा स्पोर्ट्स नाम की फर्म का 6 जून को रजिस्ट्रेशन हुआ और 19 स्कूलों का टेंडर 18 जुलाई को इसी कंपनी को दे दिया गया। टेंडर की राशि लगभग 1 करोड़ 71 लाख थी। जिस शर्मा स्पोर्ट्स को ये ठेका मिला उसका मालिक नवीन कुमार है। वह जयपुर में विधायक के शोरूम में काम करता है। कंपनी ने रजिस्ट्रेशन में जो पता दिया है, जब हमारी टीम वहां पहुंची तो वह एक निवास स्थान था। खेल का बिजनेस होने की किसी को कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है।